नमस्कार बच्चा लोगों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल, कैसे हैं? मैं आधा घंटा लेट से क्लास स्टार्ट कर पाया। सडन कुछ लोग आ गए थे जिसकी वजह से आज मीटिंग के लिए, और ऐसे लोग थे जिनको मना नहीं कर सकता था, हापुड़ से आए हुए थे। इस वजह से आधा घंटा में विलंब हो गया। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और इस क्लास में आज सबसे पहले कुछ आज फिर से नया है। उस नएपन को प्रस्तुत करती हुई एक कविता पहले आपके समक्ष रखूंगा। नवाचार की ज्योति। ये नवाचार शब्द, इनोवेशन हमेशा हमारी लाइफ में रहे, इसलिए बीच बीच में इस पर मैं कुछ बातें करता रहता हूं। नवाचार की ज्योति, सुनील अभिव्यक्ति 2025 के लिए मैं क्या करना हूं। नौ विचारों की शिखा जलाएं, सपनों का आकाश सजाएं। नौ विचारों की शिखा जलाएं, सपनों का आकाश सजाए, प्रीलिम्स किरण में उतरे हम। ये प्रीलिम्स की ही बात होगी केवल अब, क्योंकि आज का पूरा सेशन प्रीलिम्स को डेडिकेटेड है, प्रीलिम्स को समर्पित है। जैसे कल हमने एक विषय पर, इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर के एक विषय पर 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन एक टॉपिक पे। आज वैसे ही कुछ प्रीलिम्स में आपके समक्ष एक कोशिश करने जा रहा हूं। देखते हैं कितना पसंद आता है, क्योंकि टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं, वही सारे टॉपिक, ट्रंप वही सारे टॉपिक आ रहे हैं, तो नयापन कुछ है नहीं टॉपिक्स में। इसलिए मैंने प्लान किया कि थोड़ा सा प्रीलिम्स को घुमाया जाए। तो 1 तारीख से आज तक के जितने कंटेंट मुझे प्रीलिम्स की निगाह में अच्छे लगे, वो आपके सामने आज प्रीलिम्स के लिए ही तैयार किए गए। तो जो बिहार पीसीएस वाले हैं, यूपी पीसीएस वाले, वो जो मेंस लिख रहे हैं वो क्लास ना लें, अपना समय बचाएं। उसके पीछे रीजन है कि आज टोटल बातचीत 2025 की प्रीलिम्स की होगी, याद रखें। 9 विचारों की शिखा जलाएं, सपनों का आकाश सजाए, प्रीलिम्स किरण में उतरे हम, नवाचार की राह दिखाए, संघर्ष की इस धरा पर। भाई संघर्ष ही तो है। 14,000 सीट में आना है, और बच्चे कितने पार्टिसिपेट करते हैं, कितने बार बार प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं। तो 9 विचारों की शिखा जलाएं, सपनों का आकाश सजाएं, प्रीलिम्स किरण में उतरे हम, नवाचार की राह दिखाएं, संघर्ष की इस धरा पर, इस पृथ्वी पर, यूपीएससी के संघर्ष की बात मैं कर रहा हूं, संघर्ष की इस धरा पर नई किरण बनकर आए हैं। सुनील अभिव्यक्ति संघ हम सब उम्मीदों के दीप जलाए हैं। सुनील अभिव्यक्ति संघ हम सब उम्मीदों के दीप जलाए हैं, यानी मैं खुद भी, अभी मैं सुनील अभिव्यक्ति को क्या मान रहा हूं, एक गुरु। और मैं कौन हूं? मैं एक व्यक्ति हूं जो कविता का पाठ कर रहा हूं। तो सुनील अभिव्यक्ति के ही मॉडल से आप लोग आगे चल रहे हैं, इसलिए कविता को सुनते समय यह चीज ध्यान में रखिएगा कि सुनील अभिव्यक्ति मतलब मैं अभी जो पढ़ रहा हूं मैं नहीं। सुनील अभिव्यक्ति यानी एक विचार। किस चीज का विचार? इनोवेशन का विचार। ज्ञान का प्रकाश, नौ दिशा का प्रयास, सिर्फ रटंत नहीं। ज्ञान का प्रकाश, नौ दिशा का प्रयास, सिर्फ रटंत नहीं, समझ का आधार। यानी केवल रटना नहीं है, समझाना फोकस है। सिर्फ रटंत नहीं, समझ का आधार, स्ट्रक्चर्ड मेमोरी और स्मार्ट कंटेंट की धार। स्ट्रक्चर्ड मेमोरी और स्मार्ट कंटेंट की धार, संरचित स्मृति की सीढ़ियां चढ़, आवेदन की विधा से आगे बढ़, मात्र तथ्य नहीं सोच का प्रवाह, मैट्रिक्स फार्मूला दे रहा है राह। हर विषय, हर प्रश्न का सार, नौ दृष्टिकोण, नौ विचार का विस्तार। नयापन है हमारा विश्वास, नियमित से हटकर कुछ खास। यानी जो रोज करते हैं उससे कुछ अलग। नयापन है हमारा विश्वास, नियमित से हटकर कुछ खास। हमारा मतलब आईक्यूआईपी की फैमिली का। नयापन है हमारा विश्वास, नियमित से हटकर कुछ खास, संघर्ष को दे नई परिभाषा, नवीनता की खुली है भाषा। रटने से बढ़कर है समझ की बात, कूट संकेतों की चमत्कारी बात। यानी हमेशा कोई न कोई आइडिया, विजन आपको देता रहता हूं। स्मार्ट नेमोनिक्स के संग बढ़ते जाएं, स्मृति में मोती पिरोते जाएं। नवाचार की लौ हर दिल में जलाएं, नवाचार की लौ हर दिल में जलाएं। नवाचार से सफलता की उड़ान, हर प्रश्न का हल, हर संशय का समाधान। 9 विचारों का दीप जलाएंगे, 9 विचारों का दीप जलाएंगे, सुनील अभिव्यक्ति संघ प्रीलिम्स में जीत पाएंगे। सुनील अभिव्यक्ति संघ प्रीलिम्स में जीत पाएंगे। क्या ऐसा आपको लगता है कि सुनील अभिव्यक्ति यानी अभिव्यक्ति आईएएस के जो फाउंडर हैं उनके साथ आप प्रीलिम्स की जंग जीत पाएंगे? आज उसी प्रीलिम्स की जंग को ध्यान में रखते हुए एक
नयापन आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं अपनी चर्चा। तो मेरे बच्चों, आपके सामने आ गया कंटेंट। 1 से 7 मार्च आप देख सकते हैं, यानी प्रीलिम्स का। और स्वाभाविक रूप से हम पर डे प्रीलिम्स का कंटेंट रखते ही रखते हैं, लेकिन सप्ताह में एक दिन अब कुछ ऐसा ही करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे तो 6 दिन में जो टॉपिक आते हैं बार बार वो रिपीट होते रहते हैं। आप लोग खुद बताएं, ट्रंप का ट्रेड वार में कितनी बार करा चुका हूं? मुझे तो लगता है कम से कम 10 बार तो पिछले ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद से हो चुका है कि नहीं हो चुका, आप स्वयं बताएं। तो इसलिए बीच बीच में मैंने बोला ना, कुछ नयापन, जैसे आज के दिन अब 2025 के जो बच्चे हैं उनको यहां पर बड़ी ताकत मिलने वाली है कि पूरा का पूरा प्रीलिम्स का कंटेंट आया, कुछ बातें सिखाऊंगा, यानी कंटेंट पढ़ूंगा नहीं, कुछ बातें सिखाऊंगा कि इन प्रीलिम्स के प्रश्नों से हमें क्या सीखना है और 25 आप मई के लिए क्या करना है, 26 में और 27 में जो बच्चे देंगे वो अभी से कैसे तैयार रहें। तो एक बहुत बड़ी फाइल है 133 पेज की, और जिसमें हम प्रीलिम्स के भरपूर कंटेंट पर बातचीत करेंगे। प्रीलिम्स स्पेशल देख सकते हैं लिखा हुआ। तो क्या ये अप्रोच सही है? कुछ बच्चे पूछते हैं आईक्यू आईपी में सामी क्या है? सामी है सुनील अभिव्यक्ति इनोवेशन, मेंस इनोवेशन, जिसमें 3 प्रकार से मैं हर एक एडिटोरियल को कन्वर्ट करता हूं। पहला 5W+1H फार्मूला, यानी कोई भी घटना घटती है वो क्या है, क्यों है, कब से है, कहां है, किससे संबंधित है, कैसे कैसे ये घटना आगे बढ़ी, उसका क्या इंपैक्ट है, जिसे बोलते हैं 5W+1H। एक होता है मैट्रिक्स फार्मूला, यानी एक चार्ट के द्वारा एक बार 5W+1H से आर्टिकल खत्म कर देता हूं, फिर उसी आर्टिकल को मैट्रिक्स फार्मूले के साथ बताता हूं, जिससे आपको और इजी तैयार हो जाता है। और फिर इस 5W+1H मैट्रिक्स फार्मूला या आर्टिकल में जो भी मुख्य बात है उसको एक नेमोनिक्स के द्वारा आपको रटा देता हूं, यह रहता, और फिर एक आंसर राइटिंग कैसे की जाए वो भी आपको सिखा देता हूं। यही है सामी। इसके साथ बहुत से बच्चे मेंटोरशिप की डिमांड कर रहे हैं, और मुझे फ्यूचर इसी में दिखाई देता है, आपका भी और अपना भी। पर्सनल मेंटोरशिप, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के बच्चों के लिए 2026, 27, 28, इनफैक्ट आफ्टर 12th, हर एक व्यक्ति का 26 वाले के लिए अलग अप्रोच, 27 वाले के लिए, 28 वाले के लिए अलग, 12वीं वाले के लिए अलग। ये मैं खुद, कोई टीम नहीं, पर्सनलाइज गाइडेंस जिनको भी चाहिए। और आज के समय में स्वाभाविक रूप से जब एआई का इतना वर्चस्व हो चुका है, चीजें बहुत सरल होती जा रही, ऐसे में आप सबको भी स्मार्ट बनना चाहिए। और इसका हिस्सा जो भी बच्चे, मैं कहता हूं कि कोचिंग आप उतना ही करें जितना आपका मेंटर बताए। ध्यान से समझिएगा, कोचिंग करें, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन वो वही करें जो आपका मेंटर बताए। यानी अब आपको मेंटर अपने घर में रखना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोगों को पढ़ाया था, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, अगर आपको याद हो, LLM में जो समर्थ हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो LLM यानी चैट जीपीटी, AI, इन सब का फायदा उठा के एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, सर्विसेज हो, इनफॉर्मल इकोनॉमी हो, फॉर्मल इकोनॉमी हो, वह लाभ कमाएंगे। लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि 69% आबादी जो गांव में, उसमें से लगभग 60 to 65%, शहरों की जो 30% आबादी में से जो 20% लोग हैं, यानी कुल मिला के भारत के 80 से 90% लोग इसमें पीछे रह जाएंगे, क्योंकि एक तो वो डिजिटली लिटरेट भी नहीं है, और स्वाभाविक रूप से उनके पास इंफ्रा के लिए धन भी नहीं है। तो वहां क्यों लिखा जा रहा है? इतने बड़े बड़े लोग इतने बड़े बड़े अखबारों में ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि आने वाले समय में जितने भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, यानी चैट जीपीटी, AI, जेमिनाई, ये सब, ये इस व्यवस्था पर कंट्रोल कर लेंगे। तो ये आपके एजुकेशन के बारे में भी सत्य है, लेकिन कोई भी अध्यापक ये कहने से बचता है, क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा कहेंगे तो बच्चा मेरे नेचुरल टैलेंट पर प्रश्न उठाएगा। सुनील अभिव्यक्ति ऐसा कभी नहीं सोचते, क्योंकि मेरा नेचुरल टैलेंट यही है कि मैं उन मशीनों के इस्तेमाल करके आपको टॉपिक को नए नए ढंग से प्रस्तुत करता हूं। और एनालिसिस तो हर टीचर की अपनी खूबी होती है, उसके पास उसकी अपनी है, लेकिन वह एनालिसिस तब वो तैयार कर पाता है जब वो ढेर सारे बच्चों को मेंटरिंग करता है, जैसा कि मैं करता हूं। तो इसलिए मैं आप सबसे अभी से कहना चाहूंगा, प्रोएक्टिव होना है, खासकर जो 26, 27, 28, 29 वाले जो भी हैं, आपके छोटे भाई बहन। प्रोएक्टिव का मतलब यही है, जो चीज 4 साल बाद आपको समझ में आएगी, जो अभी हो रही है,
जो अभी हो रही है, याद रखिएगा, खासकर जो भी इंग्लिश मीडियम की कोचिंग है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, जिनका फैमिली बैकग्राउंड है, जो सेलेक्ट हो चुके हैं, उन्हीं से आपका मुकाबला है, तो वो सब इसका जबरदस्त इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे बोलते हैं पर्सनलाइज्ड कोचिंग, यानी हर चीज को कस्टमाइज कर दिया जा रहा है सबके हिसाब से। तो यही चीज यहां होती है। अगर हिस्ट्री आपको नहीं पसंद है, हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, अब सिस्टम वहां तक जा चुका है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत सी चीजें छोड़नी है, बहुत सी चीजें एक बार पढ़नी है, बहुत सी चीजें 100 बार पढ़नी है। तो ये है सभी बच्चों के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, याद रखिएगा। तो वही है, यानी पर्सनल मेंटरशिप। और मैं स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे पर्सनल मेंटरशिप की तरफ मूव कर रहा हूं, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं, चूंकि रिजल्ट इसी में है। रिजल्ट इसी में, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 2025 में प्रीलिम्स के लिए जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, वो समझिए फ्री ही है, लेकिन तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिनको भी लेना है, इस नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं पर्सनल मेंटरशिप के प्रोग्राम में, और यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, सच सच बताना, क्या आपको आपके अंदर आता है कि जैसे मैं सुबह 7 बजे आके आपके सामने बैठ जा रहा हूं, क्या हर एक संस्था में जो मुख्य है, यानी जो जिसके विजन पर आप एडमिशन लेते हैं, क्या वो इस प्रकार से प्रीलिम्स की तैयारी करा रहा होगा? चिंतन कीजिए, विचार कीजिए। पढ़ाना नहीं, पढ़ाना पढ़ाया तो हमने भी है, यानी सुबह सुबह आया और उसके बाद उसने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। इसी को बोलते हैं, ये अभी 2025 में समझिए कि आपको फ्री मिल गई है। जो लोग प्रीलिम्साथॉन में एडमिशन लिए, ये फ्री मिल गई है, लेकिन स्वाभाविक है 26-27 में ये फ्री नहीं रहेगा, क्योंकि इतनी बड़ी टीम आप देख रहे हैं, सबका खर्चा, सबकी सैलरी, सबका सब कुछ। तो ये 25 में मैं इसलिए कर दिया कि मुझे रिजल्ट करके दिखा देना है कि ये देखो, ये तो 200-250 बच्चों की पर्सनल मेंटरशिप है। अगर एक एक बच्चे पे होगी तो, और जो भी बच्चे मेरी पर्सनल मेंटरशिप 26, 27, 28 वाला, वो याद रखेगा 1 by 1 है, 1 to 1 है, इसमें 1 to 3 नहीं है, 1 to 1 है, याद रखेगा, एक एक बच्चे पर फोकस। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, अगर ए से अलग से पढ़ना चाहते हैं, बिहार यूपी वाले या किसी भी स्टेट वाले, तो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का ए से भी हमारे यहां अलग से कराया जाता है। अगर आप जीएस फाउंडेशन में आना चाहते हैं, आईएएस और स्टेट पीसीएस के लिए, उसमें भी आप ले। ऑप्शनल हिंदी, लिटरेचर और हिस्ट्री में स्वयं पढ़ाता हूं, और बाकी पीएसआईआर, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, इनमें मैं पर्सनल मेंटरशिप देता हूं। अब एग्रीकल्चर भी इसमें शामिल हो चुका है, याद रखिएगा। और एग्रीकल्चर के नोट्स भी हमारे पास सारे अवेलेबल हैं रिदम के, तो अब एग्रीकल्चर भी हमारे पास अवेलेबल। अगर आपका कोई दोस्त होगा तो उसको आप कनेक्ट करा दीजिएगा। और ऑब्वियस है, ये सारी चीजें हैं, जिनको भी लेना हो इन नंबर्स पर आप डिटेल करके ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं यहां से एक डिटेल्ड एनालिसिस। तो आपने देखा होगा उस दिन मैंने आप लोगों को एक टॉपिक कराया था, वेटलैंड के ऊपर कराया था बच्चों, आर्द्र भूमि के ऊपर। तो आज इसको प्रीलिम्स के लिए कन्वर्ट कर दिया गया। फिर इसके बाद व्यापार समझौते, फ्री ट्रेड, भारत यूरोपियन यूनियन वाला विषय यहां पर आप देख सकते हैं। फिर बूस्टिंग ग्रोथ, अगर तो पॉलिसी कोऑर्डिनेशन जरूरी है, प्रीलिम्स। ठीक है ना। तो ये सारे टॉपिक जो अभी तक आपने देखे, उन सबको प्रीलिम्स के लिए कन्वर्ट कर दिया गया यहां पर समय। ठीक है ना, यानी जो एडिटोरियल्स थे उस दिन मैंने आपको दिखाए थे। फिर वन लाइनर न्यूज ढेर सारी है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, ये बैटल बिटवीन फिशिंग एंड माइनिंग, पेटेंट दाखिल करने में भारत ने आशाजनक प्रगति की, ओरांस क्या है, स्टेम। क्या बच्चों ये वही टॉपिक है कि नहीं जिसको मैंने परसों डिटेल में डिस्कस किया था? डिस्कस किया था कि नहीं डिस्कस किया था? तांबे की आपूर्ति सुरक्षित करने के लिए होड़ में कौन कौन है? भारत, चीन, अमेरिका। जहाने खुसरो क्या है, नेशनल साइंस डे, ये सारे टॉपिक आ गए। तो आप भी खुश हो गए होंगे कि सर आप बहुत अच्छे हैं, मजा ही आ गया, मैं यही सुनना चाहता हूं। नहीं, मजाक करो। ठीक है। तो इसका मतलब आप देखो कि थोड़ा सा मैंने यहां पर स्मार्ट मूव लिया। मैंने सोचा यार कि अगर एडिटोरियल कराऊंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ऐसे में बच्चों को क्या करता हूं, प्रीलिम्स के लिए करा दूं, क्योंकि टॉपिक तो रिवाइज होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, कोई इश्यू नहीं। फिर इसके बाद आता है, आप देख सकते हैं क्या है भैया, एग्री फंड स्कीम।
ठीक है। AIF क्या है, नारियल यानी कोकोनट इंडस्ट्री के बारे में क्या क्या है, सेमीकॉन 2.0 याद आया था, ठीक है ना, ट्रंप रेसी प्रोकल टैरिफ, तो ये मैंने पढ़ा ही दिया, लेकिन अब इसको हम लोग प्रीलिम्स के लिए, तो आप देख सकते हैं प्रीलिम्स 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 प्रीलिम्स, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। फिर कंवर लेक कहां है, कंवर झील कहां है, ठीक है ना, प्रीलिम्स। यूएस एड ये क्या है, प्रीलिम्स। तो इसका मतलब कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं अच्छे खासे टॉपिक प्रीलिम्स के लिए, यानी कुल मिलाकर के 22 टॉपिक प्लस कुछ और भी हैं। तो आई थिंक कि आप लोग इस बात से एग्री करेंगे कि इसी हिसाब से कभी कभी प्रीलिम्स का हफ्ते में अगर एक सेशन हो जाएगा तो एक अलग प्रकार की अप्रोच आपकी डेवलप होगी। आर्द्र भूमि संरक्षण को मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता, यानी इस लेख में आर्द्र भूमि संरक्षण को मुख्य धारा में लाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें आर्द्र भूमि संरक्षण प्रयासों की निगरानी के लिए मेघालय उच्च न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा सुओ मोटो से दायर जनहित याचिका की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। तो अब हम स्वाभाविक रूप से इस मुद्दे की तह में ना जाएं, यानी आर्द्र भूमि संरक्षण का मुद्दा मेघालय उच्च न्यायालय के माध्यम से सामने आया है, दैट्स इट। इतना ही आपको इसके बारे में जानने की आवश्यकता, चूंकि यहां पर ना मेंस है ना प्रीलिम्स है। तो स्वाभाविक रूप से अब मेरे प्यारे बच्चों, अंतरराष्ट्रीय संधियां और रिपोर्टें कौन कौन सी हैं। रामसर कन्वेंशन, यानी अब वेटलैंड आ गया। एक बात चर्चा में क्या मतलब, चर्चा में क्या है, उससे तो आपका प्रीलिम्स में कोई मतलब है नहीं, बस हल्का सा मैंने बता दिया, उसको आप पढ़िएगा भी नहीं, समय मत गवाइएगा, जितना मैंने बोला बस उतना ही दिमाग में रखिएगा, ठीक है। हाँ हाँ, ये सबके लिए है बेटा, तो मैं 25 वालों को बोल रहा हूं जिससे उनका टाइम पास आ गया ना। रामसर कन्वेंशन मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं, एक एक चीज आपके सामने। रामसर कन्वेंशन, इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन। एक फैक्ट आपको पता चला, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इसी दिन हमने रामसर कन्वेंशन को एडॉप्ट किया था। फिर एक चर्चा में आई ब्रटलैंड रिपोर्ट 1987, जिसका टाइटल था आवर कॉमन फ्यूचर। प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि आवर कॉमन फ्यूचर किस रिपोर्ट के तहत आया गया था, और इसी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया था, आप देख सकते हैं। तो ये 3 चीजें आपके सामने आ गई, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, रामसर कन्वेंशन, ठीक है, ब्रटलैंड रिपोर्ट, हमारा साझा भविष्य इसका टाइटल था, सतत विकास की अवधारणा इसी में आई। अब आप देख सकते हैं, अगर आपसे प्रीलिम्स में पूछता सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन ये कैसे हमारे सामने आया, तो ब्रटलैंड रिपोर्ट के द्वारा आपके सामने आया मेरे प्यारे बच्चों। फिर कॉप 14 रामसर कन्वेंशन 2022, व्यापक विकास लक्ष्यों के अंतर्गत कॉप 14 में वेटलैंड कंजर्वेशन पर बल दिया गया, आप देख सकते हैं। अब आता है एसडीजी में से कौन से आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 जब स्वच्छ जल की बात करता है, नंबर 13 जब क्लाइमेट एक्शन की बात करता है, और 15 जब भूमि पर जीवन। ये 3 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल किससे, वेटलैंड से संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों। किससे संबंधित है, वेटलैंड से। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं कितने शॉर्ट में। ऐसे ही प्रीलिम्स के आगे के कंटेंट आपको प्रिपेयर करने, यानी मैं दे रहा हूं आपको। अगर आपको याद होगा तो आज मैंने शेयर मार्केट पर कितनी टर्मिनोलॉजी दी है, आप सबसे पूछना चाहता हूं, और स्वाभाविक रूप से एसआईपी बना के बैठा हूं, वो भी रात में सोते समय भेजूंगा। तो शेयर मार्केट पे सेम वैसे ही देख सकते हैं, ये आपको प्रीलिम्स में यही चीजें बार 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 क्या करनी है, रिवाइज करनी। फिर इसके बाद 2021 से 2030 तक का दशक किस रूप में बनाया गया, पारिस्थितिकी तंत्र बहाली पर संयुक्त राष्ट्र का दशक, जरा देखिए। यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, कब, इसका टाइम कब है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया, इसमें यही कहा गया है कि भाई जो ये इकोसिस्टम कमजोर है उसको कैसे हम स्ट्रांग करें, कैसे उसको मजबूत करें। तो आप देख सकते हैं। अब आर्द्र भूमि क्या है,
जल से संतृप्त क्षेत्र जो बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम से संबंधित सेवाएं प्रदान करते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं आप देख सकते हैं, और कितना इनको नुकसान हो रहा है। 35% की गिरावट आई है। ठीक है, किस प्रकार से ये कार्बन सिंक का काम करती है वो भी आपको बता दिया कि यह आर्द्रभूमि कार्बन संग्रहित करती है, जिससे जलवायु परिवर्तन कम होता है। मजा आ रहा बेटा? यानी देख सकते हैं पूरा एक यही प्रीलिम्स, ये जो हमने दिया है यही इतना प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। अब आता है भारत से संबंधित कौन कौन से फैक्ट हैं। भारत में रामसर स्थल 75 और 1.33 मिलियन हेक्टेयर। राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दशकीय परिवर्तन एटलस ये क्या करता है? सारे डॉक्यूमेंटेशन का काम यही करता है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ। भारत में कहां कहां नुकसान हो रहा है? मुंबई में कितने का नुकसान हो चुका, पूर्वी कोलकाता में कितने का नुकसान हो चुका, चेन्नई में आप देख सकते हैं। अब प्रीलिम्स में कह देगा कि नहीं मुंबई, पूर्वी कोलकाता, चेन्नई में आर्द्रभूमि संरक्षण बढ़ा है, गलत हो जाएगा। वेटलैंड इंटरनेशनल साउथ एशिया विशा, अब ये विशा देख सकते हैं, विशा के बारे में आपको जानना चाहिए। क्या आपको पता है साउथ एशिया में वेटलैंड की स्थिति को आकलित करने का यह महत्वपूर्ण नाम है जो इस एडिटोरियल में चर्चा में रहा। अब आइए जरा देखें 2012 में यूपीएससी ने कैसे आपसे प्रश्न पूछा है। भारत की आर्द्रभूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी पीवाईक्यू से हमें दिशा मिलती है। विद रेफरेंस टू द वेटलैंड ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, द कंट्रीज टोटल ज्योग्राफिकल एरिया अंडर द कैटेगरी ऑफ वेटलैंड्स इज रिकॉर्डेड मोर इन गुजरात एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स। यानी कहां पर ज्यादा है, यानी गुजरात में है या अन्य राज्यों में इसका एरिया ज्यादा। इन इंडिया द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ कोस्टल वेटलैंड इज लार्जर देन दैट ऑफ इनलैंड वेटलैंड। तटीय क्षेत्र में जो आर्द्रभूमि है उसका कुल भौगोलिक क्षेत्र अंतर्देशीय आर्द्रभूमि की तुलना में बड़ा। अब आपके सामने इस प्रकार का प्रश्न आता है। ठीक है, फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन आता है, रामसर कन्वेंशन और आर्द्रभूमि संरक्षण में इसकी भूमिका। अब देख सकते हैं आप, यानी रामसर कन्वेंशन, पहले आर्द्रभूमि फिर रामसर कन्वेंशन पर आपसे प्रश्न पूछा गया। क्या इसका आंसर आपसे पूछूं या बस केवल समझाता चलूं कि आपको कैसे पढ़ लेना जिससे आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर ले। पैटर्न वही है भाई, पीवाईक्यू फिर कंटेंट, जैसा मैं प्रीलिम्स की क्लासेस कराता हूं, और फिर फ्यूचर प्रैक्टिस क्वेश्चन। कर नहीं लेंगे बेटा, जैसे मैं समझा दे रहा हूं कैसे आपने इसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो रामसर कन्वेंशन के बारे में कि भाई बाध्यकारी है कि नहीं है, ये सारी चीजें तो आपको क्या करना है, वर्ड्स पे, यानी जो वर्डिंग्स है उन पर ध्यान देना, जैसे बाध्यकारी अपने नेचर में बाइंडिंग है कि नहीं, तो एक एक चीज। फिर तीसरा क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग ग्लोबल रिपोर्ट्स एंड इनिशिएटिव रिलेटेड टू वेटलैंड एंड इकोसिस्टम कंजर्वेशन। जीबीओ रिपोर्ट, आईपीसीसी रिपोर्ट, एफएओ रिपोर्ट। आप देख सकते हैं वेटलैंड एक्सटेंडेड ट्रेंड इंडेक्स। अब जैसे ये सब लिखा हुआ ना WET इंडेक्स, अब आपकी भी जिम्मेदारी से कौन निकालता है, गूगल। तो बहुत सी चीजें आप पढ़ते समय गूगल करेंगे कि नहीं करेंगे मेरे बच्चों? मेरा काम दिशा दिखाना है, दिशा दिखा दिया, और जब नहीं कर पाएंगे तो ग्रुप में आप सब आएंगे, मुझे मैसेज करेंगे। तो आप देख सकते हैं IPBES यानी 4 रिपोर्ट। क्या आपने इन चारों रिपोर्टों के बारे में जाना है? मतलब 5 संस्थाएं हैं जो रिपोर्ट निकाल रही। तो वेटलैंड एक्सटेंडेड ट्रेंड इंडेक्स कौन निकालता है, बोलो भाई? WET इंडेक्स कौन निकालता है? क्या आज आपने पहली बार सीखा या इसके पहले किसी बच्चे को पता था? वेटलैंड इंडेक्स कौन निकालता है? FAO निकालता है कि नहीं निकालता है, बोलिए भाई। बेट सूचकांक, क्या आपको इसके पहले पता था कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन निकालता है? ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें हैं जो आपको देखना है। ठीक है, तो जो जो बारीकियां हो सकती हैं वो अपनी तरफ से दी गई, जिसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। फिर आता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेटलैंड कंजर्वेशन इन इंडिया। अब फिर आ गया
राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दशकीय परिवर्तन एटलस क्या 17 से 18 का है? वेटलैंड इंटरनेशनल साउथ एशिया, यानी जो टॉपिक है, भारत में रामसर स्थल देश के कुल आर्द्रभूमि क्षेत्र के कितने को कवर करते हैं? चेन्नई ने अपनी इतनी % आर्द्रभूमि खो दी है, क्या यह सही है? ठीक है, अब सबका एक्सप्लेनेशन विद आंसर आपके सामने आ गया। ठीक है, कोई भी इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, डाउट हो सकता है, उसको आप पूछ लेंगे, क्योंकि कभी कभी टाइपिंग में, लेकिन सब कुछ सही है, बार बार इसको चेक किया गया टीम के द्वारा, लेकिन फिर भी तो कैसा रहा आप देख सकते हैं, यानी प्रीलिम्स का एक दिन हमारा। फिर आते हैं भारत और यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो एफटीए हमारे और इनके बीच में किया जाएगा, यूरोपियन यूनियन के बीच में। ठीक है, पीएम मोदी और यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष जो इंडिया आई थी, आपको पता होगा, जिनका नाम है उर्सुला वॉन डेर लेयन, इन्होंने कहा अब हम तेजी से एफटीए की तरफ बढ़ेंगे, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे। तो अब यही मुद्दा है, इससे ज्यादा इसमें आपको देखने की जरूरत नहीं। अब क्या क्या टर्म एंड कॉन्सेप्ट इसमें रहे हैं प्रीलिम्स के, आप देख सकते हैं, आपके सामने आ गए। ठीक है, इंडिया यू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी ये क्या है? इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट, ये क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एग्रीमेंट क्या होता है? टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं? स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं, जो जो बातें की जाएंगी, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं व्यापार पर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता जो किया जाएगा। इसके अलावा निवेशकों के हितों की संरक्षण के लिए निवेश संरक्षण समझौता भी किया जाएगा, जिससे एफडीआई वगैरह आए। भौगोलिक संकेतक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, आपको पता है, किसी भौगोलिक क्षेत्र के विशिष्ट उत्पादों को संरक्षण प्रदान किया जाता है इसके द्वारा। टैरिफ बाधाएं, यानी आपको टैरिफ तो ट्रंप के कारण पता ही लग गया। सामरिक सुरक्षा और रक्षा साझेदारी। ठीक है, तो ये सारी बातें आप पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, अब स्वाभाविक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड रिलेशन, यानी भारत और यूरोपीय संघ व्यापार के संबंधों में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इन पर जो वार्ता हुई वो 2007 में शुरू हुई और 2022 में पुनः शुरू की गई। एफटीए में निवेश संरक्षण समझौते और भौगोलिक संकेत समझौते के प्रावधान शामिल है कि नहीं? कुल व्यापार मात्रा की दृष्टि से यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वार्ता में प्रमुख बाधाओं में से एक यूरोपीय संघ को भारतीय कृषि निर्यात पर टैरिफ में कटौती भारत की मांग है। अब एफटीए क्या होता है आप देख सकते हैं, एफटीए के बारे में सारी, यानी ये एफटीए का बेसिक हो गया बेटा, एक तो करंट वाला बन गया, ये हो गया एफटीए क्या होता है, यानी आपको बहुत बारी पढ़ाया गया। अब एफटीए क्या होता है आपको विस्तार से बता दिया गया। ठीक है, फिर इसके बाद भारत और यूरोपीय संबंध किन जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स के कारण प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, यानी जियोपॉलिटिकल, जैसे चीन को काउंटर करना, इस प्रकार की चीजें, इनका आंसर आपके सामने लिखा। फिर पॉलिसी कोऑर्डिनेशन की टू बूस्टिंग ग्रोथ, मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं, तो ये मैंने उसी दिन बता दिया था कि पॉलिसी में कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है विभिन्न मंत्रालयों के बीच में, सेंटर स्टेट के विभिन्न मंत्रालयों के बीच में। तो ये आपके सामने है, जिसको आप पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद राजकोषीय नीति, यहां पर यह टर्म है, मौद्रिक नीति, पूंजीगत व्यय, सकल राजकोषीय घाटा, ऋण जीडीपी अनुपात, सार्वजनिक निवेश बनाम, तो ये सब तो आपको मैंने इकोनॉमिक्स में ना जाने कितनी बार, रेपो रेट, मौद्रिक नीति समिति, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, गैर मुद्रास्फीतिकारी विकास कर लेंगे, बेरोजगारी वृद्धि, पीएलआई योजना, ईएलआई योजना, तो ये सब बताने की जरूरत नहीं। अब इन्हीं पर क्वेश्चन बना दिया गया विद रेफरेंस टू इंडियाज फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, यानी एक साथ भारत की राजकोषीय और मौद्रिक नीति को जोड़ करके प्रश्न बना दिया गया, जिसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। और स्वाभाविक है, इन पर अभी जोड़ के प्रश्न नहीं पूछा गया, एक बार आया है शायद, तो आपसे अब पूछा जाएगा, तो आप इसके लिए तैयार रहेंगे। समझ में आ रहा बच्चों? एक बार मुझे बताएंगे, ऐसा तो नहीं कि मैं अपने ढंग से, समझ रहे हैं कि मैं जो आपको आउटलाइन दे रहा हूं, वह आउटलाइन आपकी समझ में आ रही है कि भाई टॉपिक में कहां फोकस होना है, कहां पर प्रीलिम्स का प्रश्न बन सकता है, क्योंकि आपको भी माइंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाते हुए चलना है बाद में, तो आपको ये सीखना है। कनेक्ट हो रहा है ना? बहुत बढ़िया। तो आप देख सकते हैं, यानी जहां से क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे नहीं कि हमने आर्टिकल को कन्वर्ट कर दिया प्रीलिम्स में, नहीं,
जहां से क्वेश्चन बन सकता है एमपीसी, फिजिकल पॉलिसी स्वाभाविक है, जीडीपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण अस्त्र है, उनके बीच का रिलेशन कैसा, वो आपको प्रश्न के रूप में डाल दिया गया। फिर अगर हम विकसित भारत 2047 तक जा रहे हैं, मान लीजिए इमेजिनेशन वाला क्वेश्चन पूछे तो उसको भी लेकर के एक प्रश्न यहां पर क्रिएट कर दिया गया। ठीक है, फिर आता है दोनों के बीच का संबंध, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति के बीच का संबंध आप देख सकते हैं, उस पर भी एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, सबका आंसर भी दे दिया गया। ठीक है ना। अब वही यानी डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन, इन सब की नीतियां, उनका जिक्र किया गया है, मैंने पीछे ही आपको बताया था। ढेर सारे टर्म आए हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, रियलिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, नाटो, ठीक है ना, इस प्रकार की चीजें चर्चा में है। तो उन्हीं को लेकर के बहुध्रुवीय विश्व की अवधारणा ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं ये मेंस के लिए भी आपका कॉन्सेप्ट मजबूत कर रहा है कि नहीं कर रहा बच्चे, ये आपका मेंस के लिए भी बहुध्रुवीय विश्व प्रीलिम्स आप इसको पढ़ेंगे तो आगे हमने एक्सप्लेनेशन तो दिया, बहुध्रुवीय विश्व भी तैयार हो गया। बेलारूस और कजाकिस्तान में लोकतांत्रिक आंदोलन हुए थे, आपको अच्छे से पता है, यूपीएससी प्रीलिम्स में करंट में पूछता है कहां कहां पर सैन्य शासन था। अब ऐसे ही यहां पर कह रहा है कि भाई कहां कहां पर लोकतांत्रिक आंदोलन हुए हैं जिनका दमन किया गया, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार की चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर आईसीसी की भूमिका, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की भूमिका, जब भी वैश्विक संघर्ष होता है तो उसको भी यहां पर ला दिया गया है, क्योंकि खूब चर्चा में रशिया यूक्रेन, गाजा, हमास, ये सब मुद्दे। भारत की आर्थिक नीति में देखभाल को केंद्रित करना यानी केयर इकोनॉमी, जेंडर बजट, तो यहां यही बताया कि 2025 में जेंडर बजट यानी जो अभी हमने आपको 25-26 का बजट कराया था उसमें महिलाओं को काफी पैसा दिया गया, यानी महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए, ये इस पर भी मैं विस्तार से न्यूज आपको परसों बता चुका हूं, तो मुझे घुसने की आवश्यकता नहीं। उसको लेकर के क्या क्या टर्म चर्चा में है, जैसे जेंडर बजट, जीबी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, यूसीडीडब्ल्यू अनपेड केयर एंड डोमेस्टिक वर्क, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, टाइम यूज सर्वे, ठीक है, जल जीवन मिशन। मजा आ गया। तो ये सारी चीजें मैंने आपको, कोलंबिया का बोगोटा केयर ब्लॉक्स ये क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको बता दी गई। अब इसके बाद आता है प्रीलिम्साथॉन यानी जेंडर बजटिंग इन इंडिया। मजा आया कि नहीं आया? क्या ये प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि भारत में जेंडर बजटिंग, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जेंडर बजटिंग इंडिया में। फिर इसके बाद यूसीडीडब्ल्यू, महिलाओं की कार्यबल भागीदारी पर अवैतनिक देखभाल और घरेलू कार्य के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर इसके बाद अगला आता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबल एंड इंडियन इनिशिएटिव एड्रेसिंग अनपेड केयर वर्क, द बोगोटा केयर ब्लॉक्स, द जल जीवन मिशन, द अर्बन चैलेंज फंड, 3 का जिक्र किया गया, जो महिलाओं के अवैतनिक कार्य वाला जो देखभाल का कार्य उसको मैनेज करती है। एक्सप्लेनेशन, सबका आंसर। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों बोस मेटल, देख सकते हैं आप, ठीक है, बोस मेटल क्या है, उसकी विशेषता क्या है, मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं, एक बार आप पढ़िएगा, ठीक है, पढ़िए एक बार जरा। ठीक है, प्रियंका कह रही हैं ये इन्हें कुछ कम समझ में आया था, ऑब्वियस मैं इसको आपको समझा देता हूं। जैसे देखिए,
सबसे पहले आप इनकी इंपॉर्टेंस को समझिए, इनके महत्व को समझिए, तो थोड़ा सा आप और आसानी से इसे समझ पाएंगे। मेरे बच्चों, इसका बड़ा खास महत्व होता है। जो पदार्थों की दुनिया है, पदार्थ होते हैं ना, मैटर्स, पदार्थों की दुनिया, उनमें या उनके संदर्भ में हमारी समझ को विकसित करता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि कोई जनरल मेटल है, यानी कोई सामान्य धातु है। सामान्य धातु, तो उस सामान्य धातु से ये जो बोस मेटल होता है एक अलग प्रकार का बिहेव करता है। ये आपको ध्यान रखना। कैसे? जैसे कोई भी सामान्य धातु को अगर बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया जाए तो वे कंडक्टर से सुपर कंडक्टर बन सकते। याद रखिएगा, यानी सामान्य धातु की बात, वो कंडक्टर से सुपर कंडक्टर बन सकते, जो बिना किसी ऊर्जा के नुकसान के जो विद्युत धारा उसे प्रवाहित कर सकते। जो बोस मेटल होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये कंडक्टर्स और सुपर कंडक्टर्स के बीच की अवस्था, यानी यहां पर है। बस आप इतना याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। इन दोनों के, यानी कंडक्टर और सुपर कंडक्टर के बीच की अवस्था है, याद रखिएगा। तो इन दोनों के बीच की गतिविधियां, यानी हम इसे सुचालक बना सकते हैं जो बहुत कम ऊर्जा खोते हैं और अधिक कुशल होते हैं। यानी यह बिजली की खपत कम करेंगे और एनर्जी ट्रांसमिशन बहुत बेहतर करेंगे। ठीक है, तो ये है इसका महत्व। क्वांटम कंप्यूटर वगैरह में भी महत्व, इसको जरा समझिएगा और आसान भाषा में। मेरे बच्चों, इसको समझिए जैसे ये एक मेटेलिक स्टेट है। मेटेलिक स्टेट मतलब यह एक धात्विक अवस्था है। यह भी धातु की एक अवस्था है, लेकिन जनरल जो मेटेलिक होते हैं उनसे इसके गुण अलग हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए। यानी फिजिक्स में विशेष प्रकार के मैटर्स या पदार्थों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी ऐसी धातु जो विशिष्ट हो, जहां पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका व्यवहार अलग ढंग से होता है, याद रखिएगा। तो जनरल मेटल और बोस मेटल, बार बार मैं आपको कह रहा हूं, जनरल मेटल यानी, या हम कहें नॉर्मल मेटल, सामान्य धातुओं जैसे तांबा, कॉपर, सोना, गोल्ड और लोहा, आयरन में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है? घूम सकता है। ठीक है, और जो ये इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित कर सकते हैं। इसलिए इन जनरल, या हम कहें नॉर्मल मेटल्स जैसे कॉपर, गोल्ड और आयरन को हम कंडक्टर्स कहते हैं, सुचालक कहते हैं। शायद थोड़ा बहुत समझ गए अगर आपने 10th वगैरह में पढ़ा हो। ये बोस मेटल क्या होता है? यानी इसमें भी जनरल जो मेटल्स होते हैं उनकी तरह इलेक्ट्रिक करंट हो सकता है, यानी ये ऐसा ही व्यवहार कर सकते हैं। मैंने बोला दोनों के बीच की आवश्यकता है, लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये जो घूम रहे हैं यहां, ये थोड़े अलग ढंग से काम करते हैं। यानी समझिए, सुनील अभिव्यक्ति IQ-IP करने वाले वो बोस मेटल में पाए जाते हैं। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बहुत जनरल तरीके से घूमते हैं, जबकि कुछ बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं, BEC, आपके नोट्स में लिखा होगा, बोस आइंस्टीन के सिद्धांत पर घूमते हैं। सिंपल सी बात। ठीक है, और जब यहां पर ढेर सारे होते हैं तो आपस में मिलकर एक विशेष प्रकार का ग्रुप बना लेते हैं। इस समूह में, इस ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते नहीं है। एक दूसरे से टकराने की बजाय मैनेजमेंट कर लेते हैं, तालमेल बना लेते हैं, जिससे उनके कुछ विशेष गुण उत्पन्न हो जाते हैं। यानी यहां इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है, यहां पर टकरा नहीं रहा है। बोस आइंस्टीन मेथड में वो क्या कर रहा है? आपस में कोऑर्डिनेट करके, मैंने अपनी क्वालिटी आपको दे दी, आपने मुझे पकड़ा दी और हमारे विशेष गुण उत्पन्न हो गए। ठीक है,
अब इसको थोड़ा एक सरल ढंग से समझते हैं, यानी सरल और इसी को सामान्य धातु, यानी जो आपने यहां पढ़ा नॉर्मल मेटल में इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हैं जैसे बहुत सारे लोग एक भीड़ में इधर उधर दौड़ रहे हैं। जैसे आप अपनी बाजार, मार्केट, मेला, शहर, कस्बा जो भी याद करिए जहां पर खूब भीड़ हो, बाजार, तो आप बाजार में जो लोग इधर उधर दौड़ रहे हैं, कोई सब्जी भाजी, कोई कुछ भी, कोई कुछ भी, तो आप समझिए वो इलेक्ट्रॉन है। तो जनरल मेटल में इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हैं जैसे बहुत सारे लोग एक भीड़ में इधर उधर दौड़ रहे हों। बोस मेटल में कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो एक साथ मिलकर के नाच रहे हो, जैसे कोरियोग्राफी। आप कई लोग एक साथ डांस में होते हैं ना, तालमेल के साथ, यानी ता ता थई, समझ गए ना? कोई पिक्चर याद करिए। इस नाच की वजह से ये विशेष गुण दिखाते हैं। अब तो शायद कुछ समझ में आएगा। तो बोस मेटल के विशेष गुण आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो वही कह रहा है कि जैसे ये दोनों के बीच का होता है, यानी सुपर जो कंडक्टर है और जो कंडक्टर उसके बीच का होता है, बीच का मतलब पार्शियल कंडक्टर होता है, आंशिक सुचालक होता है। यानी ये तांबा, सोना, लोहा जितना अच्छा सुचालक नहीं होता, लेकिन बिल्कुल खराब भी नहीं होता। एक दूसरा, कुछ खास टेम्परेचर अगर इस पर डाल दिया जाए, यानी कुछ खास टेम्परेचर में इसको रखा जाए, तो इसका व्यवहार अचानक बदल सकता है। इसमें क्वांटम मैकेनिक्स के विशेष गुण होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनों का तालमेल। ये क्वांटम मैकेनिक्स में होता है, क्वांटम यांत्रिकी में इलेक्ट्रॉन आपस में तालमेल बनाते हैं, मित्रता वाला, नाचने वाला। तो आप याद रखेगा। तो इन द एंड अगर आप इसे इन शॉर्ट में समझना चाहें तो ऐसा मेटेलिक मैटर है, ऐसा धात्विक पदार्थ है जहां कुछ इलेक्ट्रॉन सामान्य तरीके से चलते हैं, जो मैंने यहां बताया, और कुछ एक विशेष समूह बनाकर चलते हैं। तो जो सामान्य चलते हैं वो तो सामान्य है, लेकिन जब ये विशेष समूह बना लेते हैं तो इसके गुण थोड़ा सा बदल जाते हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि इसे समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी पार्टी में कुछ लोग स्वतंत्र घूम रहे हैं और कुछ लोग तालमेल में नाच रहे हैं। तो जो बोस मॉडल है, बोस मेटल है, उसमें कुछ लोग स्वतंत्र हैं लेकिन कुछ लोग साथ में मिलकर नाच रहे हैं। और अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? तो बोस मेटल यही है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है मैंने आपको बताया। क्वांटम कंप्यूटिंग में भी इसका उपयोग होता है, यानी इसके जो विशेष गुण, यानी इलेक्ट्रॉनों का तालमेल है, उसके आधार पर क्वांटम कंप्यूटर बनाने में हमें सहूलियत होगी। बहुत तेज और शक्तिशाली कंप्यूटर इससे बन सकेंगे। ठीक है, बोस मेटल को समझकर वैज्ञानिक ऐसे पदार्थ बना सकते हैं जो अब तक हमारे लिए अनजान थे। क्वांटम फिजिक्स को समझने में यह हमारे सहायक होंगे। ठीक है, मजा आ गया मेरे बच्चों? इनकी इतनी बड़ी खूबसूरती है, मैगलेव ट्रेन, एमआरआई मशीन, इन सब में ये काम करेंगे। समझ में आ गया? देखा, आप लोगों ने कहा समझ में नहीं आया तो गुरु ने समझा दिया। तो टेंशन नहीं लेना है, मैं हर एक चीज में, अब देखो जितने भी टर्म हो सकते हैं आपके सामने आ गए। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर अभी साइंस की क्लास लूंगा, फिर आप लोगों को बताऊंगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सुपर कंडक्टिविटी एंड बोस मेटल। मजा आ गया? मजा आ गया? अतिचालकता और बोस धातुओं के संबंध में देख लीजिए आगे। विद रेफरेंस टू एनोमलस मेटेलिक स्टेट, एएमएस क्या होता है? अब ऐसे, अच्छा मुझे बताओ, साइंस के क्वेश्चन ऐसे ही खतरनाक फाड़ू टाइप के आते हैं कि नहीं? ऐसे ही फाड़ू टाइप के आते हैं कि नहीं, मुझे बताओ। मेरी कोई गलती नहीं इसमें। ये मत समझना सुनील सर का कंटेंट कठिन है, ऐसे ही आता ही है। तो इसलिए आपको साइंस पे बार बार काम करना है। अब साइंस जल्द ही टेक्नोलॉजी वाला पार्ट मैं खुद ही लेके आ रहा हूं, ठीक है?
इसी बहाने मेरा थोड़ा साइंस एक बार रिवाइज हो जाएगा तो आईक्यू आईपी में साइंस डालने में मुझे मजा आएगा। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल पूछना। अतिचालकों और क्वांटम सामग्रियों से संबंधित, अब देखिए मिश्र प्रभाव क्या, हाल प्रभाव क्या, बार्डिन कूपर स्लीपर सिद्धांत क्या, टाइप 2 सुपरकंडक्टर, टोपोलॉजिकल इंसुलेटर, इसमें से जो भी नहीं आएगा ना आप मुझसे ग्रुप में पूछ पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया भारत के विकास पथ का साझेदार, तो ठीक है। अब ये है ईसीटीए यानी इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ये हमारे बीच हो चुका है कि नहीं, हो चुका है कि नहीं, 5 वर्ष इसको हो चुके हैं कि नहीं, तो इसलिए अब ये प्रीलिम्स के लिए हो जाता है इंपॉर्टेंट। तो जो बच्चे नए होंगे, यानी कि हमने जो ऑस्ट्रेलिया के साथ एक प्रकार का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो अब इस पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वो आपको ईसीटीए क्या है, सीईसीए क्या है, ठीक है, महत्वपूर्ण खनिज क्रिटिकल मिनरल्स क्या है। तो आप देखिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक पार्टनरशिप आप देख सकते हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक भागीदारी ईसीटीए पर पूछ लिया, पिछले 5 वर्षों की ग्रोथ पर पूछ लिया, सीएसीए पर पूछ लिया। ठीक है, विद रेफरेंस टू इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, सेक्टर और पेयर, कौन सा पेयर मैच है, कौन सा पेयर मैच नहीं है। तो ये ऑस्ट्रेलिया वाला, इसको आप कर लेंगे बच्चों। अब आता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, द बोधिपत फिल्म फेस्टिवल। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ये मेरी तरफ से होमवर्क है, हालांकि ये चीज दूसरी है, लेकिन आप लोग इसको क्या करेंगे, होमवर्क के रूप में कर लेंगे, इकोनॉमिक्स से जोड़ करके। और स्वाभाविक रूप से यह कल्चरल, आईबीसी इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन, तो आप दोनों आईबीसी पढ़ लीजिएगा जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, एक आईबीसी कौन सा हो गया, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन। आपसे ये तो पूछ ही सकता है। अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ क्या है, आप देख सकते हैं, ये तो बहुत ही नॉर्मल, बौद्ध कला और सिनेमा के संदर्भ में यह भी आपसे पूछ लेगा। कंसीडर द फॉलोइंग की एस्पेक्ट्स ऑफ बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी एंड इंडिया की सॉफ्ट पावर, तो ये भी हो गया आपका। फिर इसके बाद आप आइए मछली पकड़ने और खनन के बीच की लड़ाई, मैंने बताया था कि ठीक है, विद रेफरेंस टू द ऑफशोर माइनिंग इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग। तो ऑफशोर माइनिंग क्या होती है, अपतटीय खनन, आप देख सकते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, अपतटीय खनन क्या होता है, ठीक है, क्या है अपतटीय खनन, इसको आप पढ़िए, कोई चीज ना पूछा। अब देख सकते हैं, मैच द फॉलोइंग ऑफशोर मिनरल डिपॉजिट, ऑफशोर मिनरल डिपॉजिट और लोकेशन कहां स्थित, आपको मैच करना। हैवी लाइम मड, चूना मिट्टी जिसे आप कहते हैं, हैवी मिनरल प्लेसर्स, भारी खनिज प्लेसर, कंस्ट्रक्शन ग्रेड सैंड, निर्माण ग्रेड रेत, पॉलीमेटेलिक नूडल्स, ये कहां पाए जाते हैं देख सकते हैं। ऐसे ही प्रश्न टफ टफ यूपीएससी आपसे पूछता है। यूएन क्लॉज, सीबीडी, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, इंटरनेशनल सीवीड अथॉरिटी, आप देख सकते हैं। सबको लेकर के एक प्रश्न बना दिया गया, और जहां पर स्पष्टीकरण दिया जाएगा वहां पर आप देखेंगे ये सब आपका तैयार हो जाएगा। और इसमें से जो नहीं तैयार है आप गूगल करके उसको तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये सब चर्चा में है। ठीक है, फिर इसके बाद एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, यानी हर एक प्रश्न का उसको मुझे बताने। पेटेंट दाखिल करने में भारत ने आशाजनक प्रगति की है, यह एक रिपोर्ट है डब्ल्यूटीओ की, बीपो की, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण का सबसे महत्वपूर्ण निकाय, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, विद रेफरेंस टू द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी, लो भैया 2017 में प्रीलिम्स में पूछा भी गया था। ठीक है, 2019 में फिर पूछा गया। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेटेंट एक्ट क्या है, इन इंडिया देयर इज नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड, आप देख सकते हैं। तो ये भी आपने किया। अब आईपीआर पर देख सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पर फ्यूचर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको करा दिया गया। ठीक है, सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर बीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन पर भी 4 ऑप्शन के साथ एक क्वेश्चन करा दिया गया, जिसका आंसर आपको आगे करा दिया गया, तो बीपो भी हो जाएगा। इसी बहाने आपका एक नए ढंग से करंट बेस्ड ओरांस, ओरांस क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, और ओरांस या ओरन
पवित्र वन आप लोगों को मैंने कराया था ना, राजस्थान वाला मुद्दा, ये वही है, तो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ओरांस या सेक्रेड ग्रुप्स आप देख सकते हैं। भारत में ओरांस यानी पवित्र वृक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये मैंने कराया था कि नहीं टॉपिक, और फिर देख सकते हैं आ गया। फिर इसके बाद दूसरा, वैश्विक स्तर पर समुदाय के नेतृत्व वाली संरक्षण प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित, ओरांस वाला ही, ये भी आपको करा दिया गया। फिर आता स्टेम, साइंस टेक इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, आप देख सकते हैं स्टेम, कंसीडर द फल, यानी स्टेम की इंपॉर्टेंस पर एक क्वेश्चन बना दिया गया। स्टेम और आर्थिक विकास पर इनका प्रभाव मेरे प्यारे बच्चों, साइंस टेक इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। और इससे आपको मेंस में भी कि भाई स्टेम की इंपॉर्टेंस क्या है, प्रीलिम्स के कंटेंट में वो सारी बातें तो ही हैं, तो आपको स्टेम भी करा दिया गया, आप देख सकते हैं। और सबका आंसर पल्सेस के बारे में, दालों के आयात पर अंकुश लगाना चाहिए, यानी भारत में दाल उत्पादन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो 2020 में आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया था, विद रेफरेंस टू पल्सेस प्रोडक्शन इन इंडिया, भारत में दलहन उत्पादन 2020 में प्रीलिम्स पे पूछ लिया। अब मैंने ढेर सारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पल्सेस प्रोडक्शन इन इंडिया, ठीक है, यानी दालों के उत्पादन में हमारी स्थिति पर एक क्वेश्चन आपसे कर दिया गया। दालों के क्षेत्र में सरकारी पहल और स्थिरता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, आप देख सकते हैं। मजा आया, यानी दलहन को भी पकड़ लिया गया। तांबे की आपूर्ति, यानी जाम्बिया में भारत भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था। तो स्वाभाविक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लोबल कॉपर एंड कोबाल्ट, तो कॉपर और कोबाल्ट में विश्व में सबसे बड़ा भंडार किसके पास है, कौन कितना खनन कर रहा है, सप्लाई चेन पर किसका कितना नियंत्रण है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, चिली। कोबाल्ट की माइनिंग कहां सबसे ज्यादा हो रही है, उसका क्या नुकसान है, बोथ कॉपर एंड कोबाल्ट के, ठीक है, आप देख सकते हैं। मस्त क्वेश्चन बना कि नहीं, तांबा और कोबाल्ट पर एक साथ, ठीक है, ये हो गया आपका। भारत में तांबा और कोबाल्ट के खनन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार। बच्चों सोचो कि 2026 में जो लोग प्रीलिम्स देंगे वो कितनी मजबूत स्थिति में, चूंकि जब से मैंने ऐप पर पढ़ाना शुरू किया है, आप प्रीलिम्स का कंटेंट देख सकते हैं किस लेवल पर बढ़ गया। जहां खुसरो में जो है भाग लिया, 13वीं सदी के कवि खुसरो, तो अमीर खुसरो के बारे में आप देख सकते हैं, कल्चर का टॉपिक अमीर खुसरो, आप सब इनको अलग से भी पढ़ सकते हैं। अमीर खुसरो पर जो जो क्वेश्चन बन सकता है वो भी करा दिया गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्या है, रमन प्रभाव क्या है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और सीबी रमन साहब के बारे में, रमन इफेक्ट के बारे में यहां सब बता दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। फिजिक्स से रिलेटेड रमन प्रभाव का। फिर इसके बाद आता है मेरे प्यारे बच्चों AIF स्कीम, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम, आप देख सकते हैं प्रीलिम्स के लिए। तो सीधे AIF पर प्रीलिम्स का क्वेश्चन तैयार हो गया, ठीक है, हो गया कि नहीं। AIF के बारे में दूसरा क्वेश्चन भी तैयार हो गया कि भाई आप पूछो कुछ भी, AIF पर हम करके आएंगे। और आपको पता होगा जब प्रधानमंत्री मोदी ने फसल बीमा योजना 2015-16 में लॉन्च की थी, उस साल ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चन के रूप में आया था, अगर आपको याद हो। नारियल उद्योग के बारे में चर्चा है, तो भैया US FDA का रेगुलेशन क्या कहता है भारत के नारियल के बारे में, ठीक है ना। संयुक्त राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन नारियल के बारे में क्या क्या कहता है, भारत की विश्व में इसके उत्पादन की क्या स्थिति है, तो नारियल पर अगर कोई प्रश्न पूछेगा वो भी निपटा दिया गया। सेमिकॉन 2.0 आप देख सकते हैं आज चर्चा में रहा। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन एंड सेमिकॉन 2.0, ठीक है। तो भारत का सेमीकंडक्टर मिशन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करता है। सेमिकॉन 2.0 का लक्ष्य, ये मैं नहीं कर रहा हूं, नीति आयोग के मेंबर की तरफ से कहा गया, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, सेमिकॉन 2.0। फिर उसके बाद इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन पर भी एक क्वेश्चन बना दिया गया, आप देख सकते हैं। तो इसी हिसाब से आपको अमेरिका 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा। रेसिप्रोकल टैरिफ मैंने कल समझा ही दिया। अब रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है, उस पर प्रीलिम्स के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, वो आपके सामने यहां बने हुए। कंवर झील, बिहार की देरी पक्षियों की आबादी के लिए बुरी खबर है। तो कंवर झील बिहार आपको पता ही लग गया, प्रीलिम्स के लिए कंवर लेक के बारे में प्रश्न बना दिया,
ठीक है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की ऑक्सबो झील है और यह एक नामित रामसर साइट है कि नहीं? अब आप इसके बारे में बताइए। ठीक है, इसको पढ़िएगा, कोई भी टर्म समझ में ना आए। यूएसएड पहले भी मैंने करा दिया है, एक बार फिर से आ गया है यूएसएड के बारे में, यानी यूनाइटेड अमेरिका जो विभिन्न देशों की संस्थाओं को मानवीय परियोजनाओं के लिए सहायता देता है, यूएसएड। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, आई थिंक कि आप समझ गए। बाकी यह है हमारी पर्सनल मेंटोरशिप, जिनको भी चाहिए वह यह पर्सनल मेंटोरशिप ले सकते हैं। रानी कुमारी कह रही है सर कथन और कारण वाले क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, उसके लिए कुछ बताइए। बेटा उसके लिए बहुत बता चुका हूं, और भी उस पर कुछ क्लास ले, इनफैक्ट कल सुबह 7 बजे आप आइए क्लास में, यानी जो प्रीलिम्स की चल रही है उसमें बता दूंगा। बहुत बारी बता चुका हूं, लेकिन ठीक है, एक बार आपको फिर बता दूंगा। ठीक है बच्चों, पॉइंट इज क्लियर। अब इसको खूब बढ़िया से प्रैक्टिस करिए और इसी आधार पर आप आगे बढ़िए, और जो भी आपके दोस्त हित मित्र हैं उनको बताइए कि हमारे यहां पढ़ें। ये सारे कोर्सेज हैं, जीएस फाउंडेशन, ऑप्शनल के साथ फाउंडेशन, एवरीथिंग। आरती कह रही सर आप साइंस की मैराथन क्लास, अरे बेटा कंटेंट बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैं लूंगा, मैं प्लान में हूं। साइंस एंड टेक ये मैं ही लूंगा, मतलब टेक्नोलॉजी वाला पार्ट मैंने पहले क्या रखा, मैं ही लूंगा। ठीक है, ठीक है, और ये कभी भी स्टार्ट हो जाएगी, बस कुछ ही समय की बात है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय, थैंक यू। अभी पहले थोड़ा सा टॉप 50 चैप्टर को पकड़ते हैं, फिर उसके बाद आएंगे टेक्नोलॉजी पे। बच्चों पैटर्न कैसा लगा? मजा आया समझाने का कि प्रीलिम्स की तैयारी में इस प्रकार की एक दिन की क्लास? एक बार सब बच्चे बताएं मजा आया कि नहीं। ऐसे फिर क्लास मुझे कैसे पता लगेगी कि मजा आया कि नहीं मजा आया? सभी बच्चे बताएंगे एक बार। रानी कुमारी मस्त, राजपूत आरती वन ऑफ द बेस्ट, प्रियंका यस, ठीक है, ओके, ठीक है, सभी बच्चे अब आने लगा नीचा मेरा, यस ठीक है, ओके बाय, थैंक यू, थैंक यू।